गुड मॉर्निंग 10th क्लास बच्चों। आज हम फिर एक बार आपके सामने आपके साइंस सब्जेक्ट के लेसन 8 आनुवंशिकता या हेरिडिटी इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स को बताने के लिए प्रेजेंट हुए हैं। ये वो सीरीज चल रही है बच्चों जिसमें जो आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड्स में 20 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स आते हैं जिनका एक शब्द में आंसर होता है और वो कंप्यूटर से चेक होते हैं बच्चों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर होते हैं बच्चों। वो 20 मार्क्स अगर आप उनको ज्यादा से ज्यादा सभी क्वेश्चंस को सही कर देते हैं तो आपके 70 मार्क्स के पेपर में वो 20 मार्क्स आपके बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं बच्चों। तो अब आप लोग को इसके पहले भी बच्चों हम आपके सभी चैप्टर्स जो 7 चैप्टर्स हुए हैं उनके हम लगभग 3 या 4 वीडियोस जो है इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स के बता चुके हैं। चैप्टर वाइज हमने बताए हैं ताकि आप लोग चैप्टर वाइज इन क्वेश्चन आंसर्स को देखें कि हर चैप्टर से मोस्ट पॉसिबल कौन से क्वेश्चंस एज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा सकते हैं बच्चों, जो लगातार लास्ट ईयर्स में रिपीट भी होते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हमने जो है आप लोगों को बताया है। आज हम उसी सीरीज के अंतर्गत लेसन 8 आनुवंशिकता के क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को बताने जा रहे हैं। 10th क्लास ये लेसन 8 आनुवंशिकता के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स जो हमने एज ए इम्पॉर्टेंट जो है सेलेक्ट किए हैं, उसमें नंबर 1 क्वेश्चन बच्चों है, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्न में से कौन से पौधों का उपयोग किया, या मेंडल के प्रयोग में कौन से पौधे का प्रयोग किया गया। टमाटर, बैगन, मटर और सरसों। आप सभी बच्चों जानते हैं कि मेंडल ने जो पौधा चुना था बच्चों वो था मटर। मटर की ही अलग अलग गुणों वाली वैरायटी को लेकर उन्होंने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग किए थे। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है 1:2:1, 2:1 या 1:2 या 9:3:3:1 एंड डी है 3:1। तो बच्चों सही आंसर क्या होगा? एक द्विसंकर संकरण का प्रारूप होता है 9:3:3:1। यह है राइट आंसर, यह है राइट आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, आरएनए के बने होते हैं बच्चों, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं या डीएनए के बने होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। सही आंसर है डीएनए और प्रोटीन के जो है गुणसूत्र बने होते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4, पुरुष में लिंग गुणसूत्र, मेल गुणसूत्र सेक्सुअल क्रोमोसोम्स होता है, इसको हम सेक्सुअल क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है बच्चों XY, XX, Y या X। तो क्या होगा सही आंसर बच्चों? लिंग गुणसूत्र होता है मेल में XY। सही आंसर है XY। क्वेश्चन नंबर 5, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया कौन से वैज्ञानिक ने किया था? मेंडल ने, जोहान्सबर्ग ने, वीजमान ने या एवेरी ने? तो बच्चों राइट आंसर होगा जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहान्सबर्ग के द्वारा किया गया। जोहान्सबर्ग इज द राइट आंसर, जीन शब्द का प्रयोग बच्चों। देन क्वेश्चन नंबर 6, मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध है? आनुवंशिकता के नियम, उपार्जित लक्षणों के वंशागति, सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक एंड 4th है उत्परिवर्तन का नियम।
तो बच्चों राइट आंसर क्या है? मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किया था और इसी के लिए जो है ये फेमस हुए थे। आनुवंशिकता के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? मेंडल ने। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, 10th क्लास, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 तक हम पहले ही बता चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने और झुर्रीदार बीजों के लक्षण को व्यक्त करेगा? कैपिटल टी टी, कैपिटल आर आर, बी में होगा स्मॉल टी, कैपिटल आर, सी में होगा बच्चों कैपिटल टी और स्मॉल आर, और डी में होगा स्मॉल टी, स्मॉल आर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लंबे और झुर्रीदार बीजों का सही आंसर होगा बच्चों ए। सही आंसर होगा बच्चों टी, कैपिटल टी, चूंकि झुर्रीदार एक अप्रभावी गुण आता है तो उसका होगा आर और टी लंबे। तो सही आंसर होगा बच्चों सी, टी, कैपिटल टी, स्मॉल आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है 23, 2, 21 या 20? सही आंसर क्या होगा बच्चों? 2। लिंग गुणसूत्र की संख्या मानव में 2 होती है बच्चों। देन क्वेश्चन नंबर 9, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी मंदिर में, स्कूल में, गिरिजाघर में या गुरुकुल में? आप जानते हैं मेंडल क्रिश्चियन थे तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी गिरिजाघर में। गिरिजाघर में प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मेंडल ने प्रयोगों में मटर के किन लक्षणों का अध्ययन किया था? गोल झुर्रीदार, लंबे बौने पौधे, सफेद और बैगनी फूल और इनमें से सभी। तो बच्चों मेंडल ने ये मटर के सभी लक्षणों पर अध्ययन किया था तो सही आंसर होगा इनमें से सभी। ये ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मटर के लंबे पौधे टी और टी, कैपिटल टी और बौने पौधे स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में संतति मिलेंगे? सभी लंबे पौधे, सभी बौने पौधे, आधे लंबे आधे बौने या 3/4 लंबे और 1/4 बौने? तो बच्चे क्या मिलेगा सही? कैपिटल टी और स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में हमको सभी पौधे लंबे मिलेंगे। सभी पौधे हमको लंबे मिलेंगे। इस प्रकार से बच्चों ये जो हमारे 11 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस आंसर्स हैं, ये लेसन 8 आनुवंशिकता के अंतर्गत बच्चों इतने क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं जिनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये वो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो लगातार रिपीट होते रहते हैं। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट जो है लेसन नंबर 9 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बताते हैं। 10th क्लास, अब हम लोग चैप्टर 9 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में जो इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस निकल के आए हैं बच्चों वो निम्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा। नहीं, सही नहीं है क्या? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, बी प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और डी प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग है। तो बाकी तीनों सही है बेटा, कौन सा सही नहीं है बच्चों? प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग है, ये आंसर ये नहीं है।
ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है, सीधी रेखा में गति भी करता है, और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। देन क्वेश्चन नंबर 2, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता क्या होगी बच्चों? इस लेंस की क्षमता होगी +5D। D इज द डायोप्टर, डायोप्टर मात्रक है क्षमता नापने का। ये क्या होगी इसकी फोकस दूरी? फोकस दूरी जो है लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, तो इसकी जो क्षमता होगी +D.0। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने, तो वह दर्पण होगा समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बच्चों अवतल दर्पण। सही उत्तर होगा अवतल दर्पण से जो है प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है वास्तविक और बड़ा, आभासी या छोटा, आभासी तथा बड़ा, या वास्तविक तथा छोटा। तो अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी बनता है बच्चों, और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। फोकस दूरी 10 है, डिस्टेंस 20 है, तो कहां पर बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण या फोकस के बीच में बनेगा, या फोकस पर बनेगा बच्चों, या सी दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो कहां बनेगा दर्पण के सामने प्रतिबिंब? दर्पण के वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा। ये सही आंसर है बच्चों। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी का वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। ये सही आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 6, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी बच्चों? अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है इसका जस्ट हाफ होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है, तो इसकी फोकस दूरी होगी -10 सेंटीमीटर। ये अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यदि 20 सेंटीमीटर है, तो चूंकि दर्पण है तो पीछे होगा, इसलिए उसका माइनस आ रहा है, तो उसकी फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 7, वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, ये सभी होते हैं। आप सभी जानते हैं बच्चों कि वक्रता त्रिज्या के मात्रक को मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन सभी में माप सकते हैं। तो आंसर सही होगा सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है दूरी तक? समतल दर्पण का बच्चों, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, या उत्तल लेंस का? तो किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है बच्चों? उत्तल दर्पण का। सही आंसर होगा इसका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। वो कौन सा दर्पण होगा? समतल होगा, केवल अवतल होगा, या तो समतल या उत्तल हो सकता है, या केवल उत्तल दर्पण होगा। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों कि वो या तो समतल दर्पण होगा अथवा उत्तल दर्पण होगा। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, उसका प्रतिबिंब सदैव समतल अथवा उत्तल बनेगा, प्रतीत होता है। बनेगा या प्रतीत होता है, इज द सेम थिंग। तो ये बच्चों, अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10
10 क्लास। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए लेंस के फोकस पर, लेंस से 2f दूरी पर, लेंस से f या 2f के बीच में, या d है 2f से अनंत के बीच में। तो सही आंसर होगा बच्चों लेंस तथा लेंस से f और 2f के बीच में जब हम वस्तु को रखेंगे तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट बच्चों 11वां प्रश्न है 11th। वायु के सापेक्ष किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? जल, हीरा, कांच और तारपीन का तेल। वायु के सापेक्ष किसका जो है अपवर्तनांक अधिक होता है? जल का, जल, हीरा, कांच और तारपीन का तेल। इसका सही उत्तर होगा बच्चों हीरा। हीरा का अपवर्तनांक जो है वो सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 12। किसी गोलीय दर्पण और किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल हैं, दोनों उत्तल हैं, दोनों अवतल दर्पण है और लेंस उत्तल है, या दर्पण उत्तल है और लेंस अवतल है। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों कि दोनों जो है अवतल होंगे, दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी अवतल होगा। ये सही आंसर है बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होती है? हीरा में, जल में, कांच में या केरोसिन में बच्चों? सही आंसर होगा हीरे में। हीरे में जो है प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम, सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 15। एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है तो वो बिंदु क्या होगा बच्चों? फोकस होगा, वक्रता केंद्र होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो वो बिंदु होगा बच्चों प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र से बिना किसी विचलन के जो है प्रकाश किरण गुजर जाती है। क्वेश्चन नंबर 16। एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान होगा 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री या 0। तो क्या होगा बच्चों? 0 डिग्री। ये जहां से जाएगी आएगी उसी से वापस चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, या ए और बी, मतलब उत्तल लेंस द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? ए और बी। अर्थात ए और बी ये दोनों सही आंसर है। दोनों के द्वारा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा भी और उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। नेक्स्ट बच्चों, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, या ए और बी दोनों के द्वारा। सही आंसर क्या होगा बच्चों? ए और बी दोनों के द्वारा बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। किसी भी लेंस की क्षमता इकाई होती है मीटर प्रति मीटर, मीटर प्रति सेकंड, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बेटा प्रति मीटर। सही आंसर है प्रति मीटर क्षमता होती है, प्रति मीटर। ये आंसर हो गया। देन प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः V1 तथा V2 हो
तब माध्यम A का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष होगा। V1 अपॉन V2, V2 अपॉन V1, V1 इंटू V2 या V1 प्लस V2। सही आंसर होगा बच्चों V2 अपॉन V1। ये मुख्य बच्चों प्रश्न उत्तर है लेसन नंबर 9 प्रकाश और परावर्तन के। ये सभी क्वेश्चंस बच्चों ज्यादातर साल दर साल रिपीट होते आए हैं। आप लोग इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। कोई ना कोई क्वेश्चन आंसर जरूर इसमें से आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में। बच्चों अब हम इस चैप्टर को यहीं पर फिनिश करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम आपको अगले वीडियो में देंगे। बच्चों हमारे द्वारा दिए गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स को पढ़िए, याद करिए, प्रैक्टिस करिए, खुद भी करिए और अपने दोस्त यारों को भी हमारे YouTube चैनल साइंस सिंप्लीफाइड बाय मिसेस सुनीता शर्मा के द्वारा उनको बताइए कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंचाएं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।